देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का मतलब क्या होता है? देखो ऑडिट के अंदर एक अलग अलग तरीके के ऑडिट होते हैं। कोस्ट ऑडिट मतलब कि कोस्ट के ऊपर हम ऑडिट करेंगे, सही है। फिर उसी तरीके से आता है यहाँ पे स्टॉक ऑडिट एक आता है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉक के ऊपर हम लोग ऑडिट करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे टैक्स ऑडिट। तो क्या बोला हुआ है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ऑडिट बीइंग कंडक्टेड इन डिफरेंट लॉ। अलग अलग लॉ ने क्या करा हुआ है, अलग अलग तरीके के ऑडिट बताया गया। पर कंपनी ऑडिट है, ये स्टेटरी ऑडिट है का, तो उसी तरीके से लो प्रोविज़न ने दिए ले गए। कोस्ट ऑडिट है, स्टॉक ऑडिट है। इसी तरीके से इनकम टैक्स लॉ ने क्या करा हुआ है, इनकम टैक्स लॉ ने जो ऑडिट दिया है कंपलसरी करने का, उसको बोलते हैं टैक्स ऑडिट। पर as the name itself suggests, tax audit is examination or review of account of any business or profession। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का यहाँ पे हमारा मेन रीज़न क्या होगा कि भाई ये जो पार्टीज़ है इन्होंने सही तरीके से टैक्स वगैरह पे किया है कि नहीं किया हुआ, सही है। उन्होंने टाइम टू टाइम रिटर्न वगैरह फाइल किया है नहीं किया हैगा, और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, या बुक्स ऑफ अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट्स है, उसके अंदर बरोबर एंट्रीज वगैरह की है कि नहीं की है। पर डिडक्शन वगैरह लिया है तो बरोबर लिया है कि नहीं लिया हैगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, टैक्स सही तरीके से पे किया है कि नहीं किया है वो हम चेक करेंगे। किसके अंदर, जो ऑडिट के अंदर हम टैक्स कितना पे किया है, सही तरीके से टैक्स पे किया है कि नहीं किया है, वो हम चेक करेंगे। उसको बोलते हैं टैक्स ऑडिट बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, सही है। टैक्स ऑडिट का मेन मकसद क्या है, तो तीन उसके मकसद है। क्या मकसद है? तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर दिया है कि भाई बरोबर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करने में आए हुए हैं कि नहीं आए हुए, पर वो देखना। उसके साथ साथ क्या करना कि भाई टैक्स ऑडिट देखेगा कि भाई जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेथड का यूज़ करके करने में आए, वो मेथड वगैरह बरोबर है कि नहीं है। सबसे पहले नंबर पे तो क्या बोला है, बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह बरोबर इससे मेंटेन किए हुए है कि नहीं किए हुए। सेकंड नंबर के ऊपर है बरोबर मेथड से यूज़ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। थर्ड नंबर पे क्या बोला है, टू रिपोर्ट प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन सच एज टैक्स डेप्रिसिएशन, कंप्लायंस ऑफ द वेरियस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ एक्सेट्रा। ऑल दिस इनेबल टैक्स अथॉरिटीज वेरीफाई। बराबर है कि जो भी टैक्स वगैरह के ऊपर जो भी डेप्रेशन वगैरह जो भी लगता है असेट्स के ऊपर, देख हम अकाउंट्स में जो डेप्रेशन निकालते हैं वो, और इनकम टैक्स का जो डेप्रेशन है, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर के अंदर डायरेक्ट टैक्स का यूनिट नंबर 4 जो है, वहाँ पे डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकलता है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देख अकाउंट जो नॉर्मल अकाउंट होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि भाई सपोज समझ ले, कोई एसेट हम लोग ने 5 महीने यूज़ करी तो हम 5 महीने का डिप्रेशन निकालते हैं। कोई एसेट 7 महीने यूज़ करी 7 महीने का निकालते हैं। कोई एसेट 10 महीने यूज़ करी 10 महीने का डिप्रेशन निकालते हैं। बट इनकम टैक्स के अंदर डिप्रेशन उस तरीके से काउंट नहीं होता। वहाँ पे खाली तेरे पास दो ही प्रोविज़न है। अगर तूने 6 महीने से ज़्यादा यूज़ किया है तो पूरे साल का डिप्रेशन निकाल दो, और अगर 6 महीने से कम यूज़ किया है तो 6 महीने का डिप्रेशन निकाल दो। पर मतलब जो बंदा 11 महीने 9 महीने 8 महीने 7 महीने भी यूज़ करेगा तो भी उसको 12 महीने का ही डिप्रेशन निकालना पड़ेगा। और जो बंदा 5 4 3 2 1 मंथ या इवन वो एक दिन भी यूज़ करेगा तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का डिप्रेशन निकालना पड़ेगा एज पर द इनकम टैक्स, सही है। तो डिप्रेशन वगैरह तुमने इनकम टैक्स वगैरह के हिसाब से निकाला है नहीं निकाला, पर और उसके हिसाब से तुमने टैक्स का कैलकुलेशन वगैरह किया है नहीं किया, तुमने क्लेम डिडक्शन वगैरह बरोबर इससे लिए हैं नहीं लिए हुए। डिडक्शन वही जो हम लोग ने अभी PFI के अंदर पढ़ा ना, बराबर है, 80C to 80U वाले डिडक्शन, बराबर है। तो वही सब जो डिडक्शन है वो बरोबर इसे तुमने लिए है कि नहीं लिए, वो चेक करने के लिए टैक्स ऑडिट करने में आता है। अच्छा, वो जो मैंडेटरी सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट किसके लिए, टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो ऐसा हर वो इंसान जिसका सेल्स टर्नओवर और ग्रोस सिर्फ 1 करोड़ से ज़्यादा होगा ना, तो उसको क्या करवाना है, कंपलसरी टैक्स ऑडिट करवाना। बट अगर सपोज समझ लो कि तुम्हारा जो भी टर्नओवर है उसके अंदर तुम ज़्यादातर ट्रांजेक्शन किस में करते हो, अदर देन केस करते हो, मतलब ऑनलाइन वगैरह के थ्रू तुम लोग करते हो, बड़े चेक वगैरह के थ्रू तुम लोग करते हो, मतलब शॉर्ट में कैसे है, तुम्हारा केस ट्रांजेक्शन कम है, तुम्हारी ग्रोस रिसीव और तुम्हारे टर्नओवर से 5% से भी कम है,
कैश ट्रांजेक्शन, तो फिर तुम्हारे लिए क्या करा हुआ है, 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया। बड़ी 1 करोड़ की लिमिट है, बट अगर तुम केस में ट्रांजेक्शन कम करते हो, तुम्हारे टोटल टर्नओवर के 5% से भी कम ट्रांजेक्शन केस में, तो फिर तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए लिमिट 5 करोड़ की हो जाएगी। मतलब 5 करोड़ के ऊपर जावे तो फिर तुम्हारे क्या करवाना है, टैक्स ऑडिट करवाना है। ठीक है, देख उसी तरीके से अलग अलग तुम्हारे कैटेगरीज के बारे में दिया है कि अगर कोई भी बिजनेस है, बरो क्या कहता है, कैरिंग ऑन बिजनेस तुम करते हो तो लिमिट तुम्हारी कितनी है, 1 करोड़ रुपए की है। सही है। अगर तुम 44 AE, 44 BB और 44 BBB के हिसाब से जाता हो तो तुम्हारा प्रॉफिट ने गेन जो भी है वो कैसा होना चाहिए, लोअर देन प्रिस्क्राइब लिमिट होना चाहिए। बराबर है, तो तुम्हारे को टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ बोला है 44 AD वाला तुम अगर बिजनेस करते हो तो क्या बोला हुआ है, टैक्सेबल इनकम जो है वो बिलो द लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर द प्रिजम्पशन टैक्स स्कीम। प्रिजम्पशन टैक्स स्कीम के अंदर जितना बोला हो उससे भी कम हो गए तो तुम्हारे क्या आएगा, बराबर है, टैक्स ऑडिट करवाने की करवाने की ज़रूरत है। बराबर, देख क्या बोला हुआ है, किसको किसको करवाना पड़ेगा, तो जो क्या करते हैं, कैरिंग और बिजनेस करते 1 करोड़ से ज़्यादा का। सही है, उन्हों के लिए है। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, जिन्हों का प्रॉफिट ने गेन जो भी है वो कैसा हुआ है, लोअर देन द प्रिस्क्राइब लिमिट। तुमने जो क्लेम किया है, क्लेम प्रॉफिट एंड लॉस लोअर देन द प्रिस्क्राइब लिमिट है, उन्हों के लिए। 44 AD वाले हैं तो उन्हों के लिए भी क्या बोला हुआ है, टैक्सेबल इनकम जो है बिलो द लिमिट प्रिस्क्राइब। बरोबर है। उसके साथ साथ वही तेरे को देख बोलाएगा, अगर क्या बोला है, कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड इज़ नॉट एलिजिबल टू क्लेम प्रिजम्पशन टैक्सेस अंडर सेक्शन नंबर 44 AD। अगर 44 AD के अंदर तुम प्रिजम्पशन टैक्सेस जो भी है उसको तुम क्लेम नहीं करते हो, ड्यू टू ऑप्टेनिंग आउट ऑफ द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन in any one financial year of the law in a period, there is 5 consecutive year from the when the presumption tax scheme was option. If income exceed the maximum amount not chargeable to tax in the subsequent 5 consecutive tax year from the financial year when the presumption tax was not option for. अगर सपोज समझ लो 44 AD के अंदर अगर तुम्हारी एलिजिबिलिटी नहीं है प्रिजम्पशन टैक्स स्कीम की, तो कभी भी पिछले 5 सालों के अंदर तुमने टैक्स की स्कीम ली हो प्रिजम्पशन टैक्स स्कीम की, तो उसकी जो अमाउंट है, इनकम की अमाउंट, अगर वो मैक्सिमम जो है उतनी तेरी लिमिट, अगर उसके बाहर तुम जाओगे तो फिर तेरे को क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है कि प्रॉफिट जो है प्रिजम्पशन टैक्स स्कीम्स के अंदर है 44 AD के हिसाब से, तो तुम्हारी रिसीव क्या आएगी, 2 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। बराबर, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होगी तो तुम्हारे को टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होगी तो तुम्हारे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। उसी तरीके से प्रोफेशन का बोला, देख बिजनेस के लिए लिमिट कितनी है, तो 1 करोड़ की है। सही है। देखिए इतना सब याद ना रहे तो भी चलेगा, ऊपर का याद रखना है अपनों को आराम से, ये सब चीज़ों के अंदर आराम से एक पेज भरा जाएगा। अगर टेबल याद रहता तो ठीक है, बाकी ये जो स्टार्टिंग का आएगा कि बिज़नेस वालों के लिए 1 करोड़ की लिमिट है वो बता देना है, प्रोफेशन वालों के लिए 50 लाख की लिमिट है वो बता देना है। सही है। फिर एक प्रोफेशन में भी 44 AD वही है, ऊपर जैसा ही है। अगर बिजनेस लॉस है तो फिर क्या सिचुएशन हैगी, तो वही बोला है, देख टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा, बराबर, भले लॉस है तो भी, बराबर है। समझ पड़ी। देख अब आगे क्या दिया है, इतना सब याद नहीं रखना। फिर देख उसको ऑडिट के फॉर्म है, तो 2 फॉर्म है, 3CA है, 3CB है। सही है। 3CA किसके लिए है, तो जिन्हों क्या है मैंडेट है, जिन्हों को कंपलसरी क्या करना है, टैक्स ऑडिट करवाना है, उन्हों के लिए, बराबर है। और 3CB किसके लिए है कि भाई जो क्या हुआ, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल कैरिंग अ बिजनेस और प्रोफेशन बट वो इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इज अकाउंट ऑडिटेड। उसको रिक्वायर, उसको मैंडेटरी नहीं है बट फिर भी वो सामने से चल के क्या करवाता है, टैक्स ऑडिट करवाता है, तो 3CB का फॉर्म भरेगा। सही है। जिसके लिए मैंडेट है वो 3CA है, जिसके लिए मैंडेट नहीं हो क्या करेगा, 3CB का फॉर्म भरेगा। बराबर है। और ये टैक्स ऑडिटर क्या करेगा, सब इन्फॉर्मेशन जो है वो 3CD के अंदर भी भरेगा। तुम 3CA भरो कि 3CB भरो, दोनों के साथ फॉर्म 3CD तेरे को भरना पड़ेगा कंपलसरी। अगर फॉर्म के अंदर देख सब चीज़ें तेरे को दी है कि क्या क्या होता है, नाम है, एड्रेस है, ऑर्डर का नाम वगैरह है, बराबर है। ये पॉइंट 1 2 3 4 बराबर, वो एक बार खाली रीड करके चले जाने का कि भाई ये सब चीज़ों को हम फोकस करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग बताएंगे। फॉर्म नंबर 3CB उसमें भी सब सेम ही है, पर खाली इतना है कि जो तीसरे नंबर का है उसको क्या करा हुआ, अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया है।
बराबर, 4 है, 5th है, 6 है का जो लास्ट नंबर है उसके अंदर ये सब चीज़ें लिखे लिए। देख लास्ट में ये लिखा है, सेकंड लास्ट में ऑडिट ऑब्जर्वेशन है, उसके नीचे उसके ऊपर क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म 3C। देख यहाँ ऊपर भी ऐसा ही दिया है, देखिए ऑडिट ऑब्जर्वेशन डिक्लेरेशन अटैचमेंट 3CD। बोले पहले नंबर का जो पॉइंट है ना उसको यहाँ नीचे क्या कर दिया इन्होंने, थोड़ा कम कर दिया है, देखे बराबर है। यहाँ पर भी देख था क्या, एड्रेस जो है बुक्स का ना ब्रांच का, ये पॉइंट नंबर 2 के अंदर आता है, सही है। जबकि यहाँ पर जो ब्रांच वगैरह का एड्रेस वगैरह 3CA के अंदर पूछा ही नहीं है बराबर। मतलब 1 2 3 या 4 ये 4 पॉइंट है ना, वो वहाँ पर जो कौन से नंबर पे चलेंगे, फर्स्ट नंबर, 4, 5th एंड 6 कॉपी पेस्ट। हाँ इसके अंदर बहुत सब चीज़ें है, तो उसके अंदर क्या होगा, 2-3 चीज़ें खाली आएगी, नेम एड्रेस है, नेम ऑफ ऑडिटर रहेगा बराबर है। ये बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट लॉस के बारे में देख गया ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नेम ने एड्रेस, सही है बराबर है। तो तुम खाली कोई एक भी कर लोगे तो नीचे का तेरा ऑटोमेटिक तेरा आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, हाँ ड्यू डेट क्या आएगा ऑडिट रिपोर्ट का। तो ऑडिट रिपोर्ट तेरे को क्या करना है, 30 सितंबर तक तेरे को सबमिट कर देना है। बट कोविड था तो वही टाइम पे उन्होंने क्या कहा था, 31 दिसंबर 2020 तक वो लोग लेके गए थे, सही है। अच्छा अगर तुम ऑडिट का रिपोर्ट फाइल नहीं करते हो तो तुम्हारे को पेनल्टी लग सकती है, एज पर द सेक्शन नंबर 271B के हिसाब से। पेनल्टी कितनी लगेगी, तो भाई मिनिमम तेरा जितना भी टोटल से तेरा टर्नओवर, तेरा ग्रोस रिसीव है उसके 0.5%, बट ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है, 1.5 लाख रुपए तक लग सकता है। पर पेनल्टी लगाने के पहले तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी बात जो भी है वो असाइनिंग ऑफिसर के सामने रखने में आएगी, और वो जो भी ऑफिसर अगर उसको ऐसा लगेगा कि भाई ये टैक्स पेयर जो है उसने उसके पास रीजनेबल एक रीज़न है जिसके कारण इसने क्या किया हुआ है, टैक्स ऑडिट नहीं किया या सबमिट टाइम पे नहीं किया है, तो वो चाहे तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं भी लगाएगा। पर कब नहीं लगाएगा, जब उसको ऐसा लगे कि भाई हाँ इसका जो रीज़न है वो वैलिड रीज़न है और इसके कारण से टैक्स ऑडिट नहीं करवाया या बाद में करवाया, लेट करवाए तो ठीक है। ये पूरे का पूरा टैक्स ऑडिट था, ये भी 7 to 8 मार्क के अंदर आ सकता है, उससे ज़्यादा में नहीं आ सकता। उसमें हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे व्हाट इज़ टैक्स ऑडिट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, किसके लिए मैंडेटरी है। ये पूरे का पूरा याद नहीं रखने का, कोई भी 2-3 देख के वो लिख डालना है बराबर है। प्रोफेशंस के बारे में 50 लाख रुपए की लिमिट है। फिर ये प्रिस्क्राइब फॉर्म जो हम लोग ने देखा, ने फॉर्म के अंदर भी क्या करने का, कोई भी 1-2 डिटेल पढ़ लेने की, बाकी सब में सब सिमिलर है, जो कुछ है नहीं। खाली यहाँ फॉर्म 3CA के अंदर ज़्यादा चीज़ आएगी, बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर का पॉइंट है वो फॉर्म नंबर 3CB जो है उसके अंदर सेम ही है, पर वो जाएगा कहाँ पे, 4th, 5th और 6th नंबर के ऊपर जाएगा बराबर है। तो थोड़ा फॉर्म वगैरह अगर इंडिविजुअल पूछते तो एक्सप्लेन करना है, नहीं अगर तेरे को डायरेक्ट ही पूछा टैक्स ऑडिट तो फिर उसके अंदर तो तुम्हारी मर्जी जो होती है वो सबसे लिखना है। ड्यू डेट तो तुम लिखत देना, वो एकदम ही ईजी है, 30 सितंबर तक तुम्हारे को पे करना आएगा बराबर है। और जो भी कोविड था तब क्या था, 31 दिसंबर तक की डेट थी, और अगर तुम सबमिट कर तो 3CE के अंदर तो फिर उसके लिए क्या डेट है, 30 नवंबर के है बराबर। पेनल्टी कितनी लग सकती है, तो भाई असाइनिंग ऑफिसर सेक्शन नंबर 271B के हिसाब से तुम्हारी पेनल्टी लगा सकता है 0.5% तक की पर, और 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। बट पेनल्टी लगाने के पहले क्या होगा, तुम्हारी बात वो लोग सुनेंगे, अगर उनको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ तुम्हारे पास कुछ वैलिड रीज़न है कि इसके कारण तुमने टैक्स ऑडिट नहीं करवाया या लेट करवाया, बाद में सबमिट करवाया, तो वो लोग क्या करेंगे, तुम्हारे पे पेनल्टी भी नहीं लगाएंगे।